हेलो एवरीवन, वेलकम टू इम्पोर्टेंट फॉर यूपीएससी चैनल। और आज हम लोग पढ़ेंगे मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 के बारे में। तो ये एक्ट ब्लू कॉलर वर्कर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। ब्लू कॉलर वर्कर्स वही जो इंडस्ट्रीज़ में फिजिकल लेबर काम करते हैं, उनको ब्लू कॉलर वर्कर्स कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मिनिमम वेजेस एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है। देखिए, कोई भी एम्प्लॉयर रहता है वो चाहता है कि जो भी वहाँ पे उनके यहाँ काम कर रहे हैं यानी एम्प्लॉय, उनकी मिनिमम से मिनिमम सैलरी रखे और जो एम्प्लॉयर है उनकी मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट हो सके। तो इसी को प्रोटेक्ट करने के लिए मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 में लाया गया था, जो कि एम्प्लॉयर के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाता है कि उसको कंपलसरी एक मिनिमम वेज प्रोवाइड करना ही है एम्प्लॉयज़ को, ताकि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है उसको इंश्योर कर सके और एक प्रोटेक्शन मिल सके। ठीक है, तो यानी एम्प्लॉयर की एक्सप्लॉयटेटिव नेचर को ये ख़त्म करता है। ठीक है, अब देखिए ये जो मिनिमम वेजेस एक्ट है इसमें बहुत सारे प्रोविजंस हैं। तो 31 प्रोविजंस इसके अंदर इंक्लूडेड हैं। ठीक है, फिर उन प्रोविजंस के बाद शेड्यूल आता है। तो शेड्यूल दो तरीके का शेड्यूल मेंशन है इस मिनिमम वेजेस एक्ट में। पहला है कंस्ट्रक्शन, मतलब पहले में कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्ट और ऐसे अन्य 12 अदर्स जो ऑक्यूपेशन है वो सब रखे गए हैं। तो पहले ओरिजिनली जब आया था ये तो उसमें 12 थे, अब इसमें बढ़ा दिए गए हैं। ठीक है, और जो सेकंड शेड्यूल है उसमें एग्रीकल्चर है, सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर। तो ये किस पे, जो मिनिमम वेजेस एक्ट के अंदर शेड्यूल मेंशन है इसमें जो जो ऑक्यूपेशन है जैसे कंस्ट्रक्शन हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, तो ये सिर्फ उन्हीं सब जितने भी ऑक्यूपेशन है उन्हीं सब पे लागू होगा ये मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। ठीक है, अब देखिए तो जो शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, मिनिमम वेजेस एक्ट में वो क्या क्या मेंशन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के बारे में। जैसा हम लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़े थे पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, जहाँ पे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के बारे में बताया गया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट होती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में रेलवे, एयर ट्रांसपोर्ट, माइंस, ऑयल फील्ड्स ये सब थे, और स्टेट गवर्नमेंट में एनी अदर। ठीक है, जितने अदर ऑक्यूपेशंस हो गए वो सब स्टेट गवर्नमेंट के अंदर। फिर जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मिनिमम वेजेस एक्ट में है उसमें भी दो हैं, सेंट्रल और स्टेट। इसमें जो अथॉरिटी है सेंट्रल वाली, उसमें रेलवे, ऑयल फील्ड, माइंस ये तो है ही जो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में थे वो, और प्लस मेजर पोर्ट्स और कॉरपोरेशन इसमें ऐड हो गए हैं। ठीक है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करेगा वो सब। ठीक है, फिर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन है स्टेट के लिए, एनी अदर शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, मतलब इन सब के अलावा जो और बचे वो सब स्टेट गवर्नमेंट में आ जाएंगी। ठीक है, तो ये अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हुआ, मतलब कि जैसे रेलवे से रिलेटेड अगर कोई काम है तो उसके लिए जितनी भी अथॉरिटी, जितनी भी चीज़ें बनाई जाएंगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएंगी। ठीक है, तो ऐसा ही है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब ये होता है। ठीक है, अब देखिए जो एम्प्लॉई है इस मिनिमम वेजेस एक्ट के अंदर, वो एम्प्लॉई क्या है। ठीक है, तो जितने भी शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट में ऑक्यूपेशन लिखे गए हैं उसमें जितने भी एम्प्लॉय काम करते हैं, चाहे वो स्किल्ड हो, चाहे वो अनस्किल्ड हो, चाहे वो मैनुअल लेबर हो, चाहे वो क्लरिकल यानी कि पेपर वर्क वगैरह करते हो, वो सब हो, किसी भी काम के लिए हो, अगर वो काम कर रहे हैं तो वो एम्प्लॉय कहलाएंगे। ठीक है, चाहे उनको हायर किया गया हो, चाहे उनको रिवार्ड दिया गया हो। ठीक है, और आउट वर्कर होता है। आउट वर्कर क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि कोई एक वर्कर है जो प्रेजेंट में, मतलब कि जहाँ पे काम हो रहा है वहाँ पे नहीं प्रेजेंट होके किसी और जगह से काम कर रहा है। जैसे मान लीजिए कि आपको एक एल्युमिनियम का गेट लगाना है। ठीक है, तो उस एल्युमिनियम के गेट लगाने के लिए आप किसी और वर्कर्स को बाहर अपने साइट के बाहर जाके उसको एक काम दे दिए कि मुझे ये एल्युमिनियम का गेट चाहिए, और आप उसको पेमेंट कर दिए, फिर वो बना के आपको दे देगा। तो ये आउट वर्कर कहलाएगा, मतलब वो आपके प्रीमाइस पे जाके काम नहीं किया, वो बाहर से काम कर दिया। ठीक है, अब इसमें एक्सेप्शन ये है कि जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनके जो मेंबर्स हैं वो मिनिमम वेजेस एक्ट के अंदर इंक्लूड नहीं होते हैं। तो ये एक्सेप्शन आपको याद रखना है। ठीक है,
अब हम देखते हैं एम्प्लॉयर कौन होते हैं। एम्प्लॉयर का डेफिनेशन देखते हैं मिनिमम वेजेस एक्ट के अंदर। तो एम्प्लॉय का हम लोग देख लिए, ठीक है। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट देख लिए। अब हम लोग देखते हैं एम्प्लॉयर कौन होते हैं। तो फैक्ट्री में मैनेजर जो होते हैं वही एम्प्लॉयर होंगे। और ऐसे शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट जो सेकंड शेड्यूल में लिखा है मिनिमम वेजेस एक्ट के अंदर, उसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करते हैं, ठीक है, उसमें से अगर वो किसी भी अथॉरिटी को अपॉइंट करते हैं तो वो सब एम्प्लॉयर में आ जाते हैं। सेंट्रल में अगर सेंट्रल अथॉरिटी किसी किसी को ऑथराइज़ करता है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट, तो वो एम्प्लॉयर कहलाएगा। अगर स्टेट में करता है तो वो स्टेट का एम्प्लॉयर कहलाएगा, ठीक है। और ऐसा ही अगर लोकल गवर्नमेंट का है तो लोकल गवर्नमेंट में सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स उनको अपॉइंट किया जाता है, वो एज अ एम्प्लॉयर के डेफिनेशन एम्प्लॉयर कहलाएंगे। और अगर सीईओ नहीं है तो कोई और जो लोकल गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल में है, काम करता है, वो एम्प्लॉयर कहलाएगा, ठीक है। और अगर कोई और शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट में कोई और अगर है तो वो ओनर ही उसका एम्प्लॉयर कहलाएगा, ठीक है। तो जो एम्प्लॉयर है वो डायरेक्टली क्रिएट करता है एम्प्लॉयमेंट अंडर शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, या फिर इनडायरेक्टली थ्रू कॉन्ट्रैक्टर। तो कॉन्ट्रैक्टर का हम लोग पहले देख चुके हैं पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में। तो वो सेम है, सिमिलर है कि जो एम्प्लॉयर है वो या तो डायरेक्टली क्रिएट करे एम्प्लॉयमेंट या फिर इनडायरेक्टली थ्रू कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है। अब देखिए जो शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट की बात किया गया है, ठीक है, पेमेंट मिनिमम वेजेस एक्ट में, तो उसमें शेड्यूल दो तरीके के हैं, एक पार्ट 1 है और एक पार्ट 2 है, ठीक है। तो पार्ट 1 में कंस्ट्रक्शन, ऑटोमोबाइल, ठीक है, ट्रांसपोर्ट, ये सब आइटम्स आते हैं। तो ओरिजिनली 12 आइटम थे, ठीक है, अभी वो बढ़ चुके हैं, ठीक है, तो फिर वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अभी पार्ट 2 में एग्रीकल्चर ही है सिर्फ, ठीक है। और जो पार्ट 1 है, ठीक है, वो या तो किसी एक स्मॉलर स्टेट में, इस स्टेट के किसी एक एरिया में, रीजन में लगाया जा सकता है, या तो पूरे स्टेट में लगाया जा सकता है। लेकिन जो पार्ट 2 है एग्रीकल्चर, वो एंटायर स्टेट में लगाना कंपलसरी है, ठीक है, अगर वो लगेगा तो, ठीक है। और जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होता है, ठीक है, वो स्टेट में जोन्स डिफाइन करता है और उस जोन्स के अकॉर्डिंग मिनिमम वेजेस एक्ट को लगाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि महाराष्ट्र में मुंबई का एक अलग मिनिमम वेजेस एक्ट हो सकता है, मुंबई के रीजन में भी काफ़ी सारे हो सकते हैं। तो अलग अलग जगह के अलग अलग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मिनिमम वेजेस एक्ट को लगाया जा सकता है, ठीक है। अब देखिए कुछ होते हैं एक्टिविटी मतलब जो काम वो एक्चुअल में कर रहा है, और कुछ होते हैं उसके प्रोसेसेस मतलब कि जो मिसलिनियस काम होते हैं वो सब, ठीक है। जैसे मान लीजिए कंस्ट्रक्शन एक एक्टिविटी है, लेकिन उसी में फैब्रिकेशन होता है, फ्लोरिंग होता है, पेंटर्स होते हैं, पेंटिंग होता है, तो ये सब जितने होते हैं सब एक्स्ट्रा प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है। मतलब कि ऐसे और ब्रांचेस जो एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करते हैं, तो वो सब भी शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट में काउंट होंगे, मतलब उनके ऊपर भी मिनिमम वेजेस एक्ट लगेगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं वेजेस क्या होते हैं। मिनिमम वेजेस एक्ट में वेजेस क्या होते हैं, तो वो सारे रेम्यूनरेशन जो मनी में काउंट होते हैं उनको वेजेस कहा जाता है। यानी कि वेजेस मतलब बेसिक वेज, जो उसको काम करने का पैसा मिल रहा है वो तो होगा ही, प्लस में हाउस रेंट अलाउंसेस, ठीक है, रहने के लिए जो अलाउंसेस मिलेगा वो भी उसमें इंक्लूड होगा, ठीक है। अब देखिए डियरनेस अलाउंसेस क्या होता है। डियरनेस अलाउंसेस मतलब कि जैसे इन्फ्लेशन बढ़ती है तो कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ जाती है, तो उसके लिए कुछ परसेंटेज ऑफ बेसिक वेज का वो डियरनेस अलाउंसेस में इंक्लूड होता है, ठीक है। तो वो इन्फ्लेशन को मेंटेन करके बनाया जाता है, ठीक है। अब एक्सक्लूड क्या क्या है, मतलब कि क्या क्या चीज़ें वेजेस में नहीं काउंट होते हैं। तो देखिए ये सब चीज़ें मनी के टर्म में एक्सप्रेस तो किए जा सकते हैं, लेकिन ये एक्सक्लूड किए गए हैं वेजेस के डेफिनेशन से अंडर मिनिमम वेजेस एक्ट। तो क्या क्या है, ट्रैवलिंग अलाउंसेस, ठीक है, मतलब कि आने जाने का अगर कुछ पैसा दिया जा रहा है तो वो इंक्लूड नहीं होगा। प्रोविडेंट फंड जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है, हम लोगों ने पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में देखा था, तो वो भी इसमें इंक्लूड नहीं होगा मिनिमम वेजेस एक्ट के वेजेस के डेफिनेशन में, ठीक है। बिल्स वगैरह हो गए जैसे टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, लाइट वगैरह, ये सब, तो ये सब भी एक्सक्लूडेड है, ठीक है। और स्पेशल एक्सपेंसेस, जैसे मान लीजिए कि किसी एम्प्लॉयर को शिफ्ट किया जा रहा है, रीलोकेट किया जा रहा है,
दिल्ली टू मुंबई, तो उसके लिए जो पैसा उसको दिया जाएगा ये भी एक्सक्लूड होगा। और एक होता है ग्रेच्युटी, ठीक है, जो लास्ट में वो छोड़ता है, तो जो कंपनी छोड़ेगा तो उसको हो सम अमाउंट मिलता है, उसको ग्रेच्युटी कहते हैं, तो ये भी एक्सक्लूड किया गया है मिनिमम वेजेस एक्ट के अंदर, ठीक है। अब देखिए दो टर्म होते हैं, दोनों अलग अलग हैं। पहला है वैल्यू ऑफ हाउस अकोमोडेशन और दूसरा है हाउस रेंट अलाउंस। तो ये दोनों अलग अलग हैं। कैसे अलग हैं? देखिए मिनिमम वेजेस एक्ट में हाउस रेंट अलाउंसेस ऐड हैं, ठीक है, वो इंक्लूड होते हैं, लेकिन वैल्यू ऑफ हाउस अकोमोडेशन जिसमें वाटर बिल, टेलीफोन, लाइट, ये सब के जो बिल्स होते हैं ये सब एक्सक्लूडेड हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन के फॉर्म में पूछ सकता है डायरेक्ट। अब देखिए जो शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट है, अगर उसमें 1000 से कम मेंबर्स हैं, ठीक है, स्टेट में, तो वो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट वहाँ पे मिनिमम वेजेस एक्ट को लागू नहीं भी कर सकता है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, नहीं कर सकता है अगर वो 1000 से कम है, ठीक है। और जो मिनिमम वेजेस एक्ट है वो फिक्स करता है कि हर 5 साल में उसको रिवाइज़ करना है, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ते हैं, तो इन्फ्लेशन बढ़ते हैं तो वो वेजेस भी बढ़ेंगे। मिनिमम वेजेस एक्ट के जो रिवीजन है उसको टाइम टू टाइम हर 5 साल में करना कंपलसरी है, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे फिक्स करते हैं, उसका क्राइटेरिया क्या है। तो 3 तरीके से कर सकते हैं। पहला है टाइम वर्क। टाइम वर्क मतलब जैसे कि 30 पर डे, ठीक है, या फिर 10 आवर्स पर डे, 10 आवर्स, या फिर 1000 पर मंथ, मतलब कि ऐसे वो वेजेस को कर सकते हैं टाइम वर्क के अकॉर्डिंग। जैसे मान लीजिए कि 10,000 मिल रहा है पर मंथ, ठीक है, या फिर पर घंटे के हिसाब से 10 रुपये, या फिर पर दिन के हिसाब से 30 रुपये। तो ये टाइम के अकॉर्डिंग फिक्स किया जाता है। अब दूसरा होता है पीस वर्क। तो पीस वर्क में 2 आता है। पहला है मिनिमम पीस रेट। मिनिमम पीस रेट मतलब कि जितना वो चीज़ प्रोड्यूस करेगा उसके हर एक पीस के अकॉर्डिंग उसको पैसा मिलेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए पेन बनाने की एक फैक्ट्री है, वहाँ पे कोई वर्कर काम कर रहा है, पेन बना रहा है, तो अगर वो दिन में 5 पेन बनाया और अगर एक पेन की वैल्यू 2 रुपये है तो उसको 10 रुपये मिल जाएगा। अगर वो दिन में 10 पेन बनाया तो उसको 20 रुपये मिल जाएगा। अगर वो दिन में एक ही पेन बना पाया तो उसको 2 रुपये मिलेगा, ठीक है। ऐसा मतलब कि मिनिमम पीस रेट। और दूसरा है कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो होती है वो गारंटी कर सकती है टाइम रेट को। जैसे मान लीजिए कि वो एक टाइम को फिक्स कर दी कि हम 100 आवर्स का टाइम दे रहे हैं। अगर वो 100 आवर्स का टाइम में अगर वो अपना 10 आवर्स, सॉरी 100 नहीं, 10 आवर्स का टाइम में अगर वो अपना पूरा प्रोडक्शन करता है तो फिर उसको 1000 रुपीज़ मिलेगा। मतलब कि एक टाइम फिक्स कर दिए कि इस टाइम पीरियड में अगर वो अपना काम किया है तो उसको वो पैसा मिलेगा, ठीक है। फिर एक होता है एक्स्ट्रा वर्क। एक्स्ट्रा वर्क में क्या होता है, ओवर टाइम रेट। मतलब कि अगर मान लीजिए कि उसका टाइम था कि उसको 9 घंटे ही काम करना है, लेकिन एम्प्लॉयर उससे 10 घंटे काम करा लिया या फिर 11 घंटे काम करा लिया, तो वो जो 2 घंटा है वो ओवर टाइम रेट में आएगा। मतलब वो अपने काम से ज़्यादा किया है, तो इसीलिए उसको उसके अकॉर्डिंग पैसा मिलेगा, ठीक है। अब देखिए ये थोड़ा खिचड़ी सा बन गया है, लेकिन आप घबराइएगा मत, मैं आपको बहुत इजी तरीके से समझाता हूँ। देखिए जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होते हैं, ठीक है, वो मिनिमम वेजेस एक्ट को फिक्स करने के लिए कुछ क्राइटेरिया फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले है कि वो कुछ कमिटीज़ बनाते हैं और उसी कमिटीज़ के अकॉर्डिंग सब कमिटीज़ बनते हैं और दोनों मिला के कुछ इंक्वायरी बैठाते हैं। फिर जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होती है वो नोटिफिकेशन जारी करती है और वो बताती है कि कब इस मिनिमम वेजेस एक्ट को लागू करना है, ठीक है। अगर वो डेट नहीं मेंशन किया गया है तो वो विथिन 3 मंथ्स लागू हो जाएगा, ठीक है। अगर डेट दिया है तो वो डेट के अकॉर्डिंग लागू हो जाएगा, ठीक है। फिर दूसरा है पहला हो गया बाई कमेटी, दूसरा है बाई नोटिफिकेशन। तो बाई नोटिफिकेशन में क्या होता है कि जो एडवाइजरी बोर्ड है, ठीक है, वो बनाया जाता है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा और फिर यही नोटिफिकेशन जारी करते हैं पब्लिक ओपिनियन के लिए और 2 मंथ के अंदर पब्लिक को ओपिनियन देना रहता है और उसके अकॉर्डिंग ये एडवाइजरी बोर्ड को कंसल्ट करते हैं और उसके बाद ये फिक्स कर देते हैं मिनिमम वेजेस एक्ट को, ठीक है। फिर इसके बाद ये जो एडवाइजरी बोर्ड है
ये सेंट्रल भी गवर्नमेंट लगा सकती, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड भी बनाया जा सकता है और स्टेट एडवाइजरी बोर्ड भी बनाया जा सकता है, ठीक है। तो जो स्टेट एडवाइजरी बोर्ड है उसको तो स्टेट अपॉइंट करेगी, और जो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड है वो किस लिए बनता है, वो कोऑर्डिनेट करने के लिए बनता है, ठीक है। बाकी जितने एडवाइजरी बोर्ड हैं उनको कोऑर्डिनेट कराने के लिए सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड बनाया जाता है, और वो स्टेट और सेंट्रल दोनों को एडवाइस करते हैं, ठीक है। अब इनके जो मेंबर्स हैं वो कैसे अपॉइंट होते हैं, देखिए दोनों में एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो इक्वल होंगे, ठीक है। और जो इंडिपेंडेंट मेंबर होंगे वो पूरे टोटल के 1/3 के थर्ड से लेस होंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए 9 मेंबर हो, स्टेट एडवाइजरी बोर्ड में 9 मेंबर होने चाहिए, तो इंडिपेंडेंट मेंबर 1/3 यानी कि 3 मेंबर से कम होने चाहिए, ठीक है। और जो चेयरमैन बनाया जाएगा वो इंडिपेंडेंट मेंबर से ही होना चाहिए, ठीक है। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के रिप्रेजेंटेटिव चेयरमैन नहीं बन सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ हो गया आपका कैसे वो फिक्स कर सकते हैं मिनिमम वेजेस एक्ट, ठीक है। अब देखिए जो मिनिमम रेट ऑफ वेजेस हैं उसको 3 तरीके से फिक्स करने के तरीके हैं, ठीक है। पहला है बेसिक रेट और दूसरा है कॉस्ट ऑफ लिविंग, मतलब बेसिक रेट मतलब जितने काम किया है उसको उतना का पैसा मिलेगा, उसका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो देखा जाएगा, और क्या क्या एसेंशियल कमोडिटी हैं उसको मिलना चाहिए वो देखा जाएगा, ठीक है। इसको कैश वैल्यू कंसेशंस कहते हैं, ठीक है। तो ये जो मेथड है, ये जो फैक्टर हैं इस मिनिमम रेट ऑफ वेजेस को फिक्स करने के, वो 3 तरीके से हो सकते हैं। या तो फिर वो बेसिक रेट और लिविंग कॉस्ट ऑफ लिविंग यानी कोला कॉस्ट ऑफ लिविंग को दोनों को साथ में लेके बनाएं, या तो वो बेसिक रेट या फिर कैश वैल्यू कंसेशन को साथ में लेके बनाएं, या तो वो तीनों को साथ में लेके बनाएं, ठीक है। तो ये उनके मेथड हो गए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कैसे उसको हम लोग कमेटी सब कमेटी सब हो गया, हाँ ठीक है हो गया ये सब। मैं देख रहा था क्या क्या बचा है। अब देखिए मिनिमम वेजेस एक्ट में या तो कैश में ही पे करना पड़ेगा, ठीक है, या तो फिर जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो अथोराइज करेगा कि अगर किसी काइंड में उसको पे करना है, जैसे कि मान लीजिए कि चावल वगैरह हो गया, गेहूँ वगैरह हो गया, अगर उसमें किसी कम्युनिटी में अगर देना है तो फिर वो कंसेशन रेट पे दे सकते हैं, ठीक है। मतलब वो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगा, ठीक है। वैसे तो कैश में ही देना चाहिए, ठीक है। अगर ओवर टाइम किया गया है तो फिर वो नॉर्मल वर्किंग आवर्स से ज़्यादा जो काम किया गया है तो उसके अकॉर्डिंग उसको पैसा मिलना चाहिए, ठीक है। और जो मिनिमम वेजेस एक्ट हैं या फिर किसी और एक्ट में, जैसे जैसे मान लीजिए कि मिनिमम वेजेस एक्ट में ओवर टाइम का 30 रुपये है, ठीक है, और किसी और एक्ट में ओवर टाइम का 50 रुपये है, तो जिसमें ज़्यादा पैसा रहेगा वो वाला लागू होगा, मतलब उसके अकॉर्डिंग उसके ओवर टाइम का पैसा उसको मिलेगा, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी। अब देखिए जैसे हम लोग पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट पढ़े थे तो उसमें रिकॉर्ड एंड रजिस्टर पढ़े थे हम लोग, तो रिकॉर्ड एंड रजिस्टर मिनिमम वेजेस एक्ट में भी मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है। तो ये एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो रिकॉर्ड और रजिस्टर मेंटेन करेगा, ठीक है। उसमें क्या क्या लिखेगा, उसमें लिखेगा एम्प्लॉयज़ के जो पर्टिकुलर्स जो उनके काम हैं वो सब, क्या क्या काम किए हैं, कितना उनको पैसा मिला है, कितना नहीं मिला है, ये सब, और जितने भी और अदर इंफॉर्मेशंस हैं वो सब की आए नहीं आए ये सब उनको मेंटेन करना पड़ेगा। फिर एम्प्लॉयर को ये भी मेंटेन करना पड़ेगा कि एक वेज बुक और वेज स्लिप, ठीक है, जो भी उनको एम्प्लॉयज़ को पैसा दे रहे हैं उसका एक वेज बुक बनाना पड़ेगा, और एम्प्लॉयर को ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे, या तो फिर वो एम्प्लॉयर खुद ऑथेंटिकेट करे या फिर किसी एजेंट के थ्रू एम्प्लॉयर ऑथेंटिकेट करे और इसको एम्प्लॉय को दे, ठीक है। ये वेज मतलब कि उनका जो लेखा जोखा है एम्प्लॉय का कि आज उनको पैसा मिला, आज नहीं मिला, ये हुआ, इतना पैसा मिला, इतना कटा, ये सब चीज़ें उनको मेंटेन करके देना पड़ेगा, ठीक है। अब मान लीजिए नहीं दिए अच्छे से तो फिर कैसे इसको क्लेम कर सकते हैं जो एम्प्लॉयज़ हैं वो सब, तो ये डिस्प्यूट बताता है कि अगर एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में क्या है तो उसको कैसे हम क्लेम कर सकते हैं, अथॉरिटी के पास कैसे जा सकते हैं, ठीक है। तो जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो किसी भी अथॉरिटी को अपॉइंट कर सकती है जो कमिश्नर हो वर्कमैन कंपनसेशन का, ठीक है, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में जो लेबर कमिश्नर की तरह अपॉइंट हो वो ऑफिसर, या फिर स्टेट गवर्नमेंट में जो लेबर कमिश्नर के बिलो रैंक का नहीं होना चाहिए, ठीक है, वो ऑफिसर, या फिर कोई और अदर ऑफिसर जो एक्सपीरियंस होल्ड करता है सिविल या
सिविल कोर्ट जज की तरह या फिर स्टिपेंडेंट्री मजिस्ट्रेट की तरह, ठीक है। ये उसको एक्सपीरियंस चाहिए इसीलिए, ठीक है। अब हम कुछ मिसलेनियस देखते हैं इसमें कि मिनिमम वेजेस एक्ट में जो इंस्पेक्टर होते हैं तो वो हम लोग जब पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट पढ़े थे तो वो सिमिलर टू इंस्पेक्टर जो मिनिमम वेजेस एक्ट में है वो सिमिलर है, ठीक है। कि वो एंटर कर सकता है, सीज कर सकता है, एग्जामिन कर सकता है और अंडर आईपीसी उसको प्रोटेक्शन मिला है, ठीक है। तो ये आप पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट के जो लेक्चर हैं उससे आप इसको एक बार दोबारा रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे मान लीजिए कि कोई पर्सन है, ठीक है, वो अगर एक ही जगह पे 3-4 काम कर रहा है, जैसे वॉल भी बना रहा है, मार्बल क्रिएट कर रहा है, ठीक है, मार्बल में काम कर रहा है, पेंटिंग वगैरह भी कर रहा है, मतलब 2 से ज़्यादा का काम कर रहा है, तो वो हर एक काम का अलग अलग वेजेस उसको मिलेगा, ठीक है। एक्सप्लॉयटेशन को रोकने के लिए बेसिकली ये सब बनाया गया है, ठीक है। फिर जो एम्प्लॉय होते हैं, ठीक है, जो काम करते हैं उनको 8 घंटे का काम करना है, ठीक है। मान लीजिए कि वो अगर जो प्रीमाइस है वहाँ पे अगर 8 घंटे का काम करते हैं वो रेगुलर में, और अगर वो 4 घंटे काम किए और 4 घंटे नहीं किए, ठीक है, नहीं किए, अगर उनकी कोई गलती नहीं है, एम्प्लॉयर की मिस्टेक की वजह से, जैसे मान लीजिए मटेरियल की अवेलेबिलिटी नहीं है तो इसलिए वो नहीं कर पाए, तो उस लिए अगर वैसा कोई दिक्कत है तो उनको फुल पेमेंट मिलेगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी वर्कर होते हैं जिनको मतलब काम करने का इच्छा नहीं होता है, तो वो जाते हैं आधा घंटा काम करेंगे, मतलब कि 8 घंटे में से 4 घंटा काम करेंगे, फिर 4 घंटा से ही बैठे रहेंगे, ठीक है। तो वो अनविलिंग होते हैं, तो उस केस में उनको पूरा पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है। फिर नॉर्मल वर्किंग डे होता है, ठीक है। नॉर्मल वर्किंग डे मतलब कि जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होता है वो डिसाइड करेगा, ठीक है, कि कितना मिनिमम नॉर्मल जो वर्किंग उनका आवर्स होना चाहिए वो, और 7 दिन में 1 दिन का रेस्ट तो मिलना ज़रूरी है, और जो जिस दिन रेस्ट मिल रहा है अगर उस दिन भी काम कराया जाएगा तो वो ओवर टाइम में काउंट होगा, ठीक है। और अगर कोई मिनिमम वेजेस एक्ट में एरर फाइंड होता है तो उसको अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट फिक्स करेगा, मतलब ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। तो ये हम लोग मिनिमम वेजेस एक्ट को अच्छे से कवर कर चुके हैं। एक बार आप इसको अगर एक बार और देख लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से इसको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और ऐसा ही हम लोग ईपीएफओ के लिए और भी जो एक्ट्स हैं उसको धीरे धीरे कवर करेंगे, ठीक है। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको ये अवेलेबल करा दूँगा, ठीक है। थैंक यू।